बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां पर आपको बता दें कि धर्मांतरण केस में एटीएस की पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने दोनों आरोपियों से 3 घंटे तक पूछताछ की है, जहां पर केरल ले जाकर नाबालिग के जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। साजिश में अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक नेटवर्क होने की आशंका जताई गई है। वहीं पर आरोपियों के मोबाइल बैंक ट्रांजैक्शन की जाँच लगातार की जा रही है। तो एटीएस केरल ले जाकर फूलपुर की लड़की को धर्मांतरण कराने और जिहादी प्रशिक्षण का दबाव मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। पूछताछ में पीड़िता ने बताया है कि ट्रेन से केरल पहुंचने पर रेलवे स्टेशन से दरकशा ने किसी को फ़ोन किया था। फिर वहां एक कार आई और उसे त्रिशूर के एक हॉस्टल में ले जाया गया। वहां खाना खिलाने के बाद उन्हें आराम करने भेज दिया गया। फिर अगले दिन से उसे दीनी तालीम दी जाने लगी, हिजाब पहनाना सिखाया गया और कुछ दिनों बाद धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश हुई। फिर जिहादी प्रशिक्षण का दबाव बनाया जाने लगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से सहयोगी संजय खान लाइव बने हुए हैं। संजय, देखिए, जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला है वो काफी तूल पकड़ रहा है और अब इस मामले में एटीएस की एंट्री हुई और कहा जा रहा है कि लगातार एटीएस ने 3 घंटे पूछताछ की है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल आकाश जी, आपको बता दें जिस तरीके से दलित नाबालिग लड़की को ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराना और जिहादी सीख देने को लेकर के अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और पकड़े गए 2 आरोपी दरकसा बानो और मोहम्मद कैफ से फूलपुर थाने में लगभग 3 घंटे गहनता से पूछताछ की। दरकसा बानो से एटीएस ने जानकारी जुटाने के लिए उससे ये पूछा, अहम सवाल पूछे कि आखिरकार वो केरल में किसके संपर्क में रही, किसके जरिए उसका संबंध केरल में उन संदिग्ध व्यक्तियों से बना और ये दलित असहाय नाबालिग लड़कियों को ये जिहादी रूप देने की कोशिश किसकी है। लगातार एटीएस इस जानकारी को जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय रेडिकल इस्लामिक नेटवर्क से तो इसका संबंध कहीं नहीं जुड़ा है। वहीं मोहम्मद कैफ से भी इसकी जानकारी जुटाते हुए एटीएस ने गहनता से पूछताछ की। उसके सोशल मीडिया के नेटवर्क, यात्रा रूट और तमाम तरीके के जो उसके बैंक के ट्रांजैक्शन है वो भी पूछताछ में जुटाने की कोशिश की और अपने सूचना को, अपनी जांच पड़ताल को गोपनीय रखा और उसके बाद मंगलवार को इन दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दोनों को जेल भेजा गया। वहीं पर इसमें एक फरार आरोपी जो मोहम्मद ताज है वो अभी भी फरार चल रहा है। लगातार पुलिस इसकी दबिश दे रही है। सूचना मिलने पर जानकारी जुटा रही कि आखिरकार मोहम्मद ताज है कहां। ताज के मिलने से उम्मीदें जताई जा रही कि हो सकता है कुछ उससे भी जानकारियां अहम हो सकती है जो कि इसका नेटवर्क कहां से जुड़ा है, क्योंकि ऐसे मामले जब ये प्रेम प्रसंग में फंसाने के बाद दलित नाबालिग लड़की को केरल ले जाया गया, जहां पर दरकसा बानो इसको स्टेशन से रिसीव करती है और एक होटल पर ले जाकर खाना खिलाने के बाद आराम करने की बात कहती है और उसके बाद धर्म परिवर्तन कराती है। तमाम तरीके के उसको जिहादी ब्रेन वॉश करके जिहादी बनाने की कोशिश की जा रही। आखिरकार ये कारण क्या है? अब एटीएस इसकी जांच शुरू कर दी है। एटीएस के जांच के बाद उम्मीदें लगाई जा रही कि आखिरकार इसका मुख्य सरगना कौन है, इसके तार जरिए दरकसा बानो का संपर्क हुआ, किससे वो बात की, किस तरीके से बात है, तमाम तरीके की बातें पूछताछ में जारी है। जी संजय, इस मामले में देखिए इस्लामिक नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है और कहा जा रहा है कि इस कहीं ना कहीं इस्लामिक कनेक्शन भी है। तो कार्रवाई कहां तक पहुंची अभी फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से एटीएस ने फूलपुर थाने में 3 घंटे इन दोनों आरोपियों को गहनता से पूछताछ की, कई अहम जानकारियां भी जुटाई। सूत्रों से मालूम चल रहा है कि एटीएस उस मामले तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी कि जो अपने बयान में दरकसा बानो ने बताया। दरकसा बानो से मेन सवाल थे कि आखिरकार उसका संपर्क इन केरल के संदिग्ध व्यक्तियों से कैसा हुआ, किसके जरिए हुए, वहां किससे ये मुलाकात की, क्या वहां से फंडिंग हो रही थी या नहीं, नाबालिग असहाय बच्चियों को ले जाकर किडनैप करके या प्रेम प्रसंग में फंसाकर उनको जिहादी बनाना, क्या सोचते, किस तरीके की बातें थी, इसको जुटाने में लगातार एटीएस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय।